दिस इज द स्ट्रक्चर। यहां पे क्या कर रहे हो, इसमें टोटल जो है थोरेसिक केज की बात कर रहे हैं, तो थोरेसिक केज का कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरीके से है। पीछे आप 12 थोरेसिक वर्टिब्री देख रहे हो, साथ में रिब्स देख रहे हो, है ना। रिब्स टोटल मिला करके आपके 12 पेयर है, बट यू कैन सी दीज आर जस्ट 12। तो 12 दूसरी साइड है, आप साइड व्यू देख रहे हैं। अभी क्या है कि यहां पे दिस इज R1 R2 और इस तरह से दिस इज R7 दिस इज R8 और ये R10 ये R12 हो जाएगा। इस तरह से पूरा अगर देखेंगे तो ये पूरा रिब्स का सिस्टम है। ट्रू रिब्स R1 से लेके R7, दीज आर ट्रू रिब्स। यू कैन सी दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द स्टर्नम। दिस इज ये स्टर्नम है। ओके, नीचे आप देख रहे हो कि डायफ्राम इज पैकिंग दिस। ये डायफ्राम है, पूरे रिब केज को ये पैक कर रहा है नीचे से। हर एक रिब के बीच में मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहां मसल्स हैं। हमने कहा था कि भी ये मसल्स जो हैं इस तरह इसके 2 फेसेस होंगे, है ना, ऐसे हम शो करने के लिए बता रहे हैं। और वैसे हर एक 2 रिब्स के बीच में ये क्रिस क्रॉस प्रेजेंट होता है, इस तरीके से मसल्स हर जगह हैं। तो ये आप देख रहे हो 11 सेट्स होने वाले हैं इनके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 सेट इंटरकोस्टल मसल्स के हैं। दीज आर इंटरकोस्टल मसल्स। ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं और ये 2 तरह की है यहां पे, है ना। एक तो EICM मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और IICM इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल? ये रिब है, रिब के बाहर होगा एक्सटर्नल, अंदर की तरफ होगा इंटरनल। और इनके कॉन्ट्रैक्शन से आप रिब केज को मूव करा सकते हो। एग्जैक्टली यहां पे बराबर में आप एक डायग्राम देख रहे हो। इस डायग्राम में थोरेसिक केज को बनाया हमने, है ना। दिस इज थोरेसिक केज। ये थोड़ा इलांगेटेड बन गया है बट कोई बात नहीं। नीचे डायफ्राम इसको जो है क्या कर रहा है, पैक कर रहा है, और अंदर ये लंग्स हैं। चारों तरफ -25 प्रेशर करीब रहता है इसमें, और लंग्स जो है वो फूले हुए रहते हैं। लंग्स जो है हमेशा क्या रहेंगे, इन्फ्लेटेड रहेंगे, क्योंकि बाहर से प्रेशर यहाँ पे लंग्स में आ रहा है और चारों तरफ नेगेटिव है, तो वैसे ही ये फूला रहेगा। अगर थोरेसिक केज को पंचर कर दिया जाए तो क्या होगा, पंक्चर करने की कंडीशन में ये लंग्स जो है कोलैप्स करने के स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है, लूज हो जाएंगे एकदम। तो यहां ये बात बताने की नहीं है, बात मैं जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि एक तो ये लॉन्गिट्यूडनली आप देख रहे हो और एक ट्रांसवर्सली देख रहे हो। दिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द थोरेसिक केज। तो डायफ्राम जो करता है, चेंज करता है, डायफ्राम को आप डाउन ले आओ, इट बिकम फ्लैट। अब ये फ्लैट हो चुका, ये हो गया फ्लैट डोम। अब पहले क्या है, दिस डोम शेप। जैसे मैंने डायफ्राम को नीचे खींचा तो थोरेसिक वॉल्यूम राइज हो गया एंटीरियो पोस्टीरियरली। कैसा हो गया, एंटीरियो पोस्टीरियरली हो गया। लंबाई के एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गई है। इसको नीचे से खींचने से एयर और अंदर आएगी, वॉल्यूम बढ़ चुका है, एयर अंदर की तरफ रश करेगा। अगर इसको अप प्रेस कर रहे हैं ऊपर की तरफ तो लंग्स के ऊपर भी प्रेशर जाएगा एंड एयर विल गो आउट। तो आप क्या देख रहे हो, डायफ्राम को अंदर पुश करने से और बाहर खींचने से लंग्स को मूव किया जा सकता है। इट इज जस्ट लाइक जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन जो सिरिंज वाला जो केस है, उसमें आप पिस्टन के साथ आगे जो एयर को पुश कर देते हो, पीछे करते हो तो एयर पुशेस इन, पुल्स इन। ओके, समझ में आई बात ये? तो ये कंडीशन यहां भी हो रही है, एंटीरियो पोस्टीरियरली ये प्रोग्राम चलता पूरा। अब दूसरी बात ये है कि लंग्स को ये जो साइड वाइज वॉल्यूम इंक्रीज कर देंगे। कैसे कर देंगे, ये इंटरकॉस्टल मसल करवाएंगी। जैसे आप ब्रीद इन कर रहे हो, स्टर्नम मूविंग अप, रिब्स आर मीन ये क्या हो रहा है, रिब्स ज्यादा क्लोजर एक दूसरे के आ जाती है व्हेनेवर इट इज डाउन, और जैसे ही ऊपर जा रहे हैं तो
ये वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ने से ये जो वॉल्यूम है यहां पे थोरेसिक विड्थ जो है ये ज्यादा हो जाएगी, है ना। सांस अंदर खींचने से जो सीना है वो और ज्यादा चौड़ा हो जाता है, फूल जाता है। ऐसे कहते हैं गर्भ से फूल गया सीना, है ना। या सांस अंदर लेके इनहेलेशन के बाद पूरा कहते हैं 56 इंच। तो वो 56 इंच कैसे, ये पूरा जो है ऐसे चारों तरफ फीता लगाएंगे, सांस बाहर छोड़ के अलग होगा, अंदर खींच के अंदर होगा। ओवरऑल केस समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि आर्मी में भी जब थोरेसिक केज की नाप करते हैं तो एक्सेल और इनहेल करके दोनों में करते हैं कि टोटल फुलाव किस तरीके से, मतलब कि इनहेल करते वक्त कितनी एयर आप अंदर पुश कर पा रहे हैं, पुल कर पा रहे हैं, ये सारा मसला यहाँ पे कहने का। तो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इस तरह से दो चीजों की मूवमेंट हो रही है, एक तो इंटरकॉस्टल मूवमेंट और दूसरा यहाँ पे डायफ्राम मूवमेंट। ठीक है, थोरेसिक केज इस तरह से पूरा क्लोज एक सिस्टम है, पूरा आइडिया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। इनहेलेशन और एक्सेलेशन, इनहेलेशन का मतलब सांस अंदर खींचना और एक्सेलेशन का मतलब बाहर पुश आउट करना। तो यहां पे क्या है कि इनहेलेशन कैसे होगा, इनहेलेशन के वक्त क्या क्या हो सकता है, इनहेलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से इनहेलेशन होगी। तो लेट अस सी, इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनहेलेशन के वक्त उल्टा होता है, EICM। कौन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ IICM, ये उल्टा रहेगा, है ना। ये रिवर्स याद करना आता है। दूसरा क्या है कि स्टर्नम मूव्स अपवर्ड और इसमें ये डाउन मूव करेगा, इट विल मूव अप और इट विल मूव डाउन। समझ में आ गई बात, इस तरीके से रहता है। दूसरी बात है डायफ्राम। डायफ्राम इनहेलेशन में क्या है, इनहेलेशन में डायफ्राम मूव्स डाउन एंड बिकम फ्लैट। इसमें क्या है, डायफ्राम मूव्स अप एंड बिकम डोम शेप्ड, इट बिकम डोम शेप्ड। ये एक्टिविटीज याद रखोगे, याद रखो पूरा। रेस्पिरेशन में ये सारी चीजें, दो चीजें हुई, डायफ्राम मूवमेंट, एब्डोमिनल ब्रीदिंग कह देते हैं इसको भी, एब्डोमेन भी मूव होता है इसमें। रेस्टिंग फेज में जब हम आराम से बैठे हैं, ऐसे कंडीशन में ये एब्डोमिनल ब्रीदिंग चल रही है। और जब हम एक्सटर्नस पूरा एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो उसमें आपके रिब केज मूवमेंट पूरा आपका रिब्स के सपोर्ट से हो रहा है, स्टर्नम मूवमेंट हो रही है। समझ में आ रही बात आपको। तो रेस्ट में इस तरह से होता है। अब एक बात यह भी है कि वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री है। ब्रीदिंग के जो प्रोफाइल्स हैं ये दोनों तरह के होते हैं, इनवॉलेंट्री भी वॉलेंट्री भी। जब योगा करते हुए सांस अंदर खींचो, सांस बाहर फेंको, दिस इज व्हाट वॉलेंट्री। जब सो रहे और सांस ले रहे हो, सांस में चाबी तो नहीं भरनी पड़ी, रात को सोए सुबह भी उठ भी गए, क्यों ब्रीदिंग रात भर चल रही थी। अभी क्लास में भी आप बैठे हैं तो यू आर ब्रीदिंग, बट ये वॉलेंट्री नहीं है, इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग है। समझ में आया। एक तो ये चीज है कि दोनों चीजें हैं इसमें, वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है। फिर आएगा कंट्रोल फैक्टर। तो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजियोलॉजी एंड कंट्रोल। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेगनेंसी के केस में ऑनवर्ड सेकेंड ट्राइमेस्टर जैसे ही जैसे जो है फीटस का साइज इंक्रीज करेगा, जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, थोड़े से ये जो ब्रीदिंग है जिसमें आपके एब्डोमेन की यूज हो रही है, तो एब्डोमिनल मूवमेंट जो है, जो प्रेग्नेंट वुमन के केस में क्या है, क्या होगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो चूंकि फीटस के प्रेजेंस की वजह से ऐसा होता है।
अभी आज हमने एनाटॉमी का डिस्कशन कर लिया है, एनाटॉमी के बेसिक्स पूरे हो गए हैं। एनसीईआरटी के थ्रू आप इसे चलो, ठीक है। बाकी डिटेल्स जो है नॉर्मल क्या है कि जितना भी हमारा एनसीईआरटी बेस्ड प्रोफाइल है वो नीट के हिसाब से जो है कवरेज हो चुकी है। इसको एक बार रीडिंग भी लेंगे और जो डिस्कशन है वो कर लेंगे हम लोग, है ना। अभी अगला जो पार्ट है इसका वो फिजियोलॉजी, नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। एंड एक उससे पहले फिजियोलॉजी शुरू करने से पहले क्या होगा इसमें, थोरेसिक वॉल्यूम्स, है ना। एक तो वॉल्यूम्स डिस्कस करेंगे और दूसरा कैपेसिटीज डिस्कस करेंगे। लंग मूवमेंट मतलब जो होता है उसके अंदर जो लंग्स में एयर का मूवमेंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं। मतलब कुछ बेसिक जो डेटा होता है ना, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स डेटा होगा दैट इज कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं वॉल्यूम्स। जैसे टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, है ना, IRV, ERV, दीज आर द वॉल्यूम्स। 4 तरह के बेसिक वॉल्यूम पढ़ोगे आप इसमें, ठीक है। उसके बाद 2 वॉल्यूम को मिला के कैपेसिटी बनेगी। फिर हम कैपेसिटी 2 बेसिक मैं आपको बता दूं, सबसे बेसिक जो वॉल्यूम है वो होता है टाइडल वॉल्यूम। 500 ml एयर का बाहर अंदर चलना, दिस इज टाइडल वॉल्यूम, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाएगा, है ना। आप सांस ले रहे हो, 500 ml एयर अंदर जा रही है, 500 बाहर आ रही है, तो दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। एक इंपॉर्टेंट बेसिक कैपेसिटी होती है, दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें हमने कुछ नहीं, सिंपली टोटल लंग्स के अंदर जो टोटल हवा आ जाती है, टोटल हवा भरी जा सकती है, वो टोटल लंग कैपेसिटी कहलाएगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में पहले ये वॉल्यूम्स ही होगी, उसके बाद में इससे रिलेटेड फिजियोलॉजी, हाउ द गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड, ये पार्ट भी इसमें नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा जो है ये पूरा रिवाइज करके आओ, उसको पढ़ के आओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन आपस में काफी इंटीग्रेटेड है। और तीसरा एक टॉपिक और है, दैट इज एक्सक्रीशन, दैट इज ऑल्सो सो मच इंटीग्रेटेड। तो वो भी मतलब जो है बिना सर्कुलेशन के ये सारे पढ़ना मुश्किल हो जाता है, नहीं पढ़ पाओगे आप उस हिसाब से, ठीक है। तो सर्कुलेशन भी ऑलरेडी डन। अब इसके बाद जो है एक्सक्रीशन आएगा, तो इसे आप ये वाला पढ़ के आओ, बाकी कल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।